नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो दिशा की सीरीज चल रही थी हमारी और इसमें हमने राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इस वीडियो में हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। कृषि, जिसमें खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलें डिस्कस करेंगे, और दूसरा चैप्टर करेंगे हम पशुधन, डेयरी और मत्स्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला चैप्टर है कृषि, खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो राजस्थान में कृषि गणना की जाती है प्रति 5 वर्ष पर। तो कृषि गणना हर 5 वर्ष में कृषि और सहकारिता विभाग करता है और गणना की संदर्भ अवधि होती है जुलाई जून। ठीक है, तो ये संदर्भ अवधि होती है जिसके अंदर कृषि की गणना की जाती है 5 वर्ष पर। नेक्स्ट है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो जनसंख्या का कितना परसेंटेज है जो कृषि पर डिपेंड है? तो ये है 62% राजस्थान की जनसंख्या का। नेक्स्ट है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए संपूर्ण देश और राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। कुल कृषि का 65% भाग खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। तो कुल कृषि में जो खरीफ की फसल है वो 65% कवर करती है, और ये जो फसल होती है वो किससे होती है? मानसून से होती है, वर्षा से होती है। तो इस कारण इसको कहा जाता है मानसून का जुआ, क्योंकि ये जो है वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में कौन से सीजन की फसल होती है? कितने सीजन की फसल होती है? तो राजस्थान में होती है 3 सीजन की फसल। तो रबी, खरीफ और जायद 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 सत्रों में डिवाइड किया गया राजस्थान की कृषि को, और ये होती है जुलाई से लेके 30 जून तक, है ना। कृषि वर्ष बोला जाता है 1 जुलाई से लेके 30 जून को। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल बतानी है? चावल, गेहूं, बाजरा और चना। तो कौन कौन सी फसल है खरीफ की फसल? गेहूं और चावल तो रबी की फसल है। बाजरा, तो बाजरा, गेहूं जो है तो इसमें आंसर है 1 और 3। चावल और बाजरा ये दोनों है खरीफ की फसल, सॉरी। गेहूं और चना ये दोनों है रबी की फसल। चावल और बाजरा है खरीफ की फसल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, चावल और बाजरा। तो रबी की फसल बात कर लेते हैं। तो चना है, गेहूं है, सरसों है, मसूर है, जौ है, जीरा है, अलसी है, तारामीरा है, राई, ये है रबी की फसल। और खरीफ की फसल में आती है ग्रीष्मकालीन फसलें, जो मुख्यतः जून में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। तो इसमें है ज्वार, बाजरा, ग्वार, मोठ, और इसके बाद में मक्का, मूंगफली, कपास, तिल, सोयाबीन और अरंडी, ये इसमें प्रमुख फसलें हैं। तो चना और गेहूं जो है ये कौन सी फसलें हैं? इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है ये दोनों है रबी की फसल। अगला है मोठ, ग्वार और बाजरा किस प्रकार की फसल है? मोठ, ग्वार और बाजरा ये है खरीफ की फसल। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, सारी खरीफ की फसल है। ये सावणों या चौमासा के अंदर आती है और इसको उनालू भी बोला जाता है रबी की फसल को। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तिलहन मतलब जिससे तिल निकलता है, तिल मतलब तेल निकलता है जिससे, तो वो कौन फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो कौन सी है वो? तो यह है सरसों। सरसों की फसल बोई जाती है गेहूं के साथ। तो गेहूं हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, मसूर हुआ, जौ, जीरा, अलसी, तारामीरा और राई, ये है रबी की फसलें। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है बतानी है?
तो गेहूँ, चना और जौ ये तीनों रबी की फसल है। बाजरा खरीफ की फसल है। रबी की फसल का उदाहरण बताना है तो अलसी है इनमें दिए गए ऑप्शन में रबी की फसल। बाकी मक्का, सोयाबीन और मूंगफली ये तीनों क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, अलसी क्या है, रबी की फसल। नेक्स्ट है संतरा। अ, संतरा या साइट्स मसालों संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र है झालावाड़ में स्थित। राजस्थान में जैतून तेल शोधन यंत्र कहाँ स्थित है? जैतून के तेल का शोधन यंत्र ये कहाँ स्थित है? तो ये है लूणकरणसर के अंदर। तो देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी राजस्थान में 3 अक्टूबर 2014 को बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित की गई और इस रिफाइनरी से उत्पादित जैतून का तेल राज जैतून तेल नामक ब्रांड से चिन्हित किया गया है। तो ये राज जैतून तेल कहाँ का है? लूणकरणसर में स्थापित जो रिफाइनरी है जैतून तेल रिफाइनरी, और ये देश की पहली है तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? नकद फसलों की श्रेणी में कौन सा समूह है? तो ये है कपास, गन्ना और रतनजोत। तो नकद फसलें क्या होती है? जो फसलें स्वयं के उपयोग के लिए काम में नहीं लेकर बाजार में बेचकर लाभ उठाने के उद्देश्य से उगाई जाती है, नकदी फसलें कहलाती है। कपास, गन्ना और रतनजोत ये तीनों देखिए आप, ये स्वयं के काम नहीं आती है, ये केवल क्या है, पैसे कमाने के लिए ही बोई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में खालरा कृषि का एक प्रकार है। तो कौन सी कृषि का प्रकार है? वालरा कौन सी कृषि का प्रकार है? तो ये है स्थानांतरित कृषि का। वालरा कृषि जो किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का। तो झूमिंग कृषि, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहाड़ी व वन क्षेत्रों में वन और पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना और उस पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसे छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इसी तरह कृषि कार्य करना कहलाता है झूमिंग कृषि। आदिवासी क्षेत्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में इस कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। तो ये होती है पहाड़ी और वन क्षेत्रों के अंदर झूमिंग कृषि की जाती है और वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जला दिया जाता है और उस पर 2 या 3 साल के लिए खेती करने के पश्चात उसको छोड़ दिया जाता है और अन्य स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको हम शिफ्टिंग फार्मिंग भी बोलते हैं। और इस कृषि को अगर बात करें आदिवासी क्षेत्रों में तो इसको कहते हैं वालरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि में। भीलों के द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली खेतियों को चिमाता कहते हैं और मैदानी भागों पर वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेतियों को कहते हैं दाजिया या झुमटी। तो पहाड़ों की ढाल पर जो खेती होगी वो होगी चिमाता, भीलों के द्वारा की जाती है। और मैदानी भागों पर जो पहाड़ी ढालों पर की जाने वाले मैदानी भागों में जो वृक्षों को जलाकर की जाने वाली खेती है वो हो जाएगी दाजिया या झुमटी भी इसको कह देते हैं। राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो वालरा कहलाती है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के आदिवासी प्रदेशों में जाना जाता है वालरा के नाम से। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश या तथा बर्न कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्लैश तथा बर्न कृषि इसको जाना जाता है वालरा के नाम से। निम्नलिखित में से कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? तो कौन से जिले हैं जो वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? तो राजस्थान के जो दक्षिण के जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर ये किससे संबंधित है? वालरा कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट, दाजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है? दाजिया और चिमाता ये दोनों हैं कृषि के प्रकार और ये भीलों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? तो कौन से भाग में की जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाती है। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है शुष्क खेती कहाँ पर की जाती है? जहाँ 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो वहाँ पर की जाती है शुष्क खेती। शुष्क या बारिनी कृषि किसको कहते हैं? इसमें वर्षा की अल्पता यानी 50 सेंटीमीटर से कम के कारण वर्षा जल का सुनियोजित संरक्षण और उपयोग करके कम पानी
और शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। तो कहाँ की जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? तो ये प्रचलित है पश्चिमी भाग में। राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती है शुष्क खेती। अगला है, राजस्थान में जीरा के मुख्य प्रमुख उत्पादक जिले बताने कौन कौन से हैं? तो जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। याद रखिए, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर है जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, तो ये है सरसों, चना और मोठ। इनका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है इंडिया लेवल पर, सरसों, चना और मोठ का। तो बाजरा, राई, सरसों, कुल दलहन जैसे चना, मोठ, ग्वार आदि के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो सरसों का है सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान, भारत इंडिया लेवल पे। वर्तमान में सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। और इस फसल के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, सरसों के उत्पादक जिले गंगानगर। तो सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ पैदा होती है? गंगानगर में। अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन होता है गंगानगर में, और सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? भरतपुर में। सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, जयपुर, नागौर, कोटा आदि है, ये सारे ज़िले हैं जहाँ पर सरसों मेजर होती है। सरसों, इस फसल की पैदावार में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान में राई, सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन से ज़िले हैं? राई और सरसों के उत्पादक सबसे बड़े उत्पादक कौन से ज़िले हैं? तो ये है अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। याद रखिए तीनों। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है भरतपुर में, और श्रीगंगानगर में होता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादन। इसी के साथ अलवर भी है। तो ये तीनों सबसे बड़े उत्पादक है सरसों, राई सरसों के। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो जहाँ पर जिस एरिया में पानी रहेगा वहाँ चावल होगा, तो बूंदी के अंदर होता है चावल। तो राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले हैं बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और बारां। अगला है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले बताने हैं कौन से हैं? सोयाबीन की खेती कहाँ होती है? तो ये भी पानी की जहाँ अधिकता होती है वहाँ होती है सोयाबीन की खेती। तो कोटा, बारां और झालावाड़ में होता है सोयाबीन। तो ये फसल जो है मुख्यतः झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी आदि जिलों में बोई जाती है। सोयाबीन के उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का है तीसरा स्थान। तो सोयाबीन के उत्पादन में बात करें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? तो छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता है झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। झालावाड़ को जाना जाता है छोटा नागपुर, मतलब संतरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है झालावाड़ में। राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है? तो कौन सी खाद्यान्न फसल है जिसके उत्पादन में प्रथम है? तो बाजरा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। राजस्थान बाजरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब देश के 1/5 कृषि क्षेत्रफल पर बाजरा जो है राजस्थान के अंदर होता है। और राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिले की बात करें तो वो है अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है राजस्थान। 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था? तो 15-16 में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादक जिला था अलवर। राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो कृषि विश्वविद्यालय स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय, और इसका नाम है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में है। बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा कहते हैं पान के खेत को। ठीक है, पान के खेत को कहते हैं बजेड़ा। तो करौली और सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती में घास फूस के छपरे बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? बजेड़ा। ठीक है,
तो ये पान के खेतों को बोलते हैं बजेड़ा। नेक्स्ट है, किस फसल की खेती के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो कौन सी फसल के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, तापमान भी कम रहना चाहिए? तो गन्ने की खेती के लिए ये आवश्यक है। तो गन्ने के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कच्छारी, दोमट और लावा मिट्टी पर पैदा होने वाली इस फसल में हरी खाद, गोबर और कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी में पैदा होता है गन्ना? कच्छारी, दोमट और लावा मिट्टी पर। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल पैदा करता है? ईसबगोल का सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला है जालोर। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग है जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली और जोधपुर आदि जिलों के अंदर इसकी खेती की जाती है। और स्थानीय भाषा की बात करें तो इसमें ईसबगोल को बोलते हैं घोड़ा जीरा। तो घोड़ा जीरा बोलते हैं ईसबगोल को, और ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में होता है जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली और जोधपुर में। राजस्थान में ईसबगोल उत्पादक जिले बताने कौन कौन से हैं? तो ये है जालोर, सिरोही और झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में कृषि भूमि को स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप डेवलप की गई है? कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी कौन से ऐप से प्राप्त होगी? तो ये होगी धरा ऐप से। तो राजस्थान में धरा ऐप जमाबंदी और गिरदावरी की सत्यापित और सामान्य नकल प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है, धरा ऐप। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में कौन से सही है? तो खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, मानसून तटस्थ कृषि है, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है, या स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है? तो इसमें है 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता है और स्थानांतरण कृषि भी मौजूद है। नेक्स्ट है, राजस्थान का अन्न भंडार या खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला कौन सा है? अन्न भंडार और खाद्य की टोकरी राजस्थान का ये कहा जाता है गंगानगर को। ठीक है, तो अन्न का भंडार और खाद्य की टोकरी कहा जाता है गंगानगर को। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ वह कौन सा है? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण जिस स्थान पर हुआ वह स्थान है चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में बालानगर किस्म के सीताफल तैयार करने हेतु सीताफल उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अगला है, बीकानेरी नरमा और मालवी। बीकानेरी नरमा और मालवी किसकी किस्में हैं? तो ये सारी किस्में भी आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी फसल की कौन कौन सी किस्में है। तो ये है कपास की। तो ये दोनों जो किस्में बताई गई है ऊपर, बीकानेरी नरमा और मालवी, ये दोनों ही कपास की किस्में हैं। तो और अन्य किस्में हैं इसमें गंगानगर, अगेती, मालवी है, वरा लक्ष्मी है और वीरनार, ये सारी किसकी है? कपास की किस्में। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? तो गेहूं पैदा होता है सर्वाधिक गंगानगर में, इसलिए इसको खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, खाद्य की टोकरी या अन्न भंडार भी कहते हैं। तो ये शीतोष्ण जलवायु का पौधा है और गेहूं मुख्य रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ तो वर्तमान में प्रथम है, गंगानगर, अलवर, जयपुर, कोटा आदि जिलों में उगाया जाता है। राजस्थान में गेहूं की प्रमुख किस्में हैं मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, साबरमती सोना, ट्रिटिकम वल्गेयर और कोहिनूर, ये सारी किसकी किस्में हैं? ये है गेहूं की किस्में। 2018-19 में कृषि आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से लगभग 36% किसके अंतर्गत आता है? तो कुल सिंचित क्षेत्र में से लगभग 36% आता है गेहूं के अंतर्गत। तो 36% भाग में क्या होता है? गेहूं की सिंचाई होती है सिंचित क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है? तो ये है किन्नू, बूंदी के अंदर नहीं होता है। ये होता है किन्नू, माल्टा और मौसमी, इनका उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा गंगानगर जिले के अंदर।
राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होता है किन्नू सबसे ज़्यादा। होहोबा ये क्या है? होहोबा एक पौधा है, एक जोजोबा भी बोल देते हैं या होहोबा भी बोल देते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोंडेसिया सिनेसिस सिनेंसिस है, सिमोंडेसिया सिनेंसिस। और पीले सोने और डेजर्ट गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है, जोजोबा या होहोबा को। इस इजरायली झाड़ी, ये इजराइल से लाई गई है तो इजरायली झाड़ी है। इसकी खेती इजराइल की सहायता से एजोर्ब के द्वारा राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में की जा रही है, जोजोबा की। इजराइल की सहायता से राजस्थान में के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वह कौन सी है? तो होहोबा या जोजोबा है। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर फेमस है? तो नागौर में होती है सबसे ज़्यादा मेथी की फसल। तो ऑप्शन नंबर 2 मेथी। तो राजस्थान में नागौर की मेथी और पुदीना बूंदी का बासमती चावल फेमस है, विशेष फेमस है। नागौर की तो मेथी और पुदीना है और बूंदी का बासमती चावल। राजस्थान का वह जिला जो अब ईसबगोल, जीरा और टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है। तो ईसबगोल, जीरा और टमाटर ये सबसे ज़्यादा होता है जालोर के अंदर। तो ईसबगोल, जीरा और टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है जालोर। अगला है बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? बायोडीजल के लिए तो बायोडीजल के लिए की जा रही है रतनजोत की खेती, या जिसको जेट्रोफा भी कह देते हैं। तो जेट्रोफा या रतनजोत इसके लिए की जा रही है। किसके लिए की जा रही है? बायोडीजल के लिए। तो रतनजोत की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की नामी कंपनी IKF टेक्नोलॉजी, इसने उदयपुर में कालरावास में रतनजोत से बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने स्थापित किया है IKF टेक्नोलॉजी ने। ये राज्य का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट है और इसके साथ झामरकोटड़ा में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड ने रतनजोत के बीजों से बायोडीजल प्लांट लगाया है। ज्ञातव्य है कि रतनजोत का पौधा राजस्थान के कई जिलों जैसे राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि में पाया जाता है। तो रतनजोत का जो है पौधा इन जिलों में पाया जाता है। अगला है खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? खरीफ के उत्पादन में प्रमुख स्थान बताना है, कौन सी फसल का है? तो ये है चावल का। तो चावल की खेती पौधारोपण विधि और दाने बिखेर कर दोनों तरीके से की जाती है। मतलब पौधारोपण से भी चावल की खेती हो जाती है या दाने बिखेर कर भी हो जाती है। तो राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादित जिले हैं हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी और बारा। चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो कोटा, बारा, बूंदी और बांसवाड़ा है। बासमती किसकी किस्मत है? तो ये चावल की है। और अन्य किस्में हैं चंबल, रत्ना, परमल, माही सुगंध और जया। ये सब क्या है? चावल की किस्में हैं। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये है चावल की किस्में, चंबल और माही सुगंधा। अगला है राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास सबसे ज़्यादा होती है श्रीगंगानगर के अंदर। तो श्रीगंगानगर में होती है कपास। तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जोधपुर जिलों में कपास सबसे ज़्यादा पैदा होती है। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं? तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ है, जहाँ पर कपास सबसे ज़्यादा पैदा होती है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर जिले में। तो 3 प्रकार की कपास बोई जाती है, एक तो देसी कपास, एक अमेरिकी कपास और एक मालवी कपास। देसी कपास बोई जाती है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा के अंदर है देसी कपास। अमेरिकी कपास की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा में बोई जाती है अमेरिकी कपास। और मालवी कपास बोई जाती है कोटा, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा के अंदर होता है अमेरिकन कपास का उत्पादन। कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है कपास की फसल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। सफ़ेद सोना के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो ये है कपास की फसल।
राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? मिश्रित लाल और काली मिट्टी के अंदर जो फसलें उगाई जाती है वो कौन सी है? तो ये फसल है कपास और मक्का, ये बोई जाती है मिश्रित लाल और काली मिट्टी के अंदर। तो कपास फल जो है फसल के लिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और 20 से लेकर 40 डिग्री तक का तापमान होना चाहिए। और इस फसल के लिए काली और आर्द्रतापूर्ण मिट्टी जो है उपयुक्त रहती है कपास की फसल के लिए। अगला है कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। क्यों मानी जाती है ये? क्योंकि इसके अंदर जो है जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। तो ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल बतानी है कौन सी? कैश। तो ये है कपास। नेक्स्ट है, तो कपास को ग्रामीण भाषा में कहते हैं बनिया। राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं राजस्थान के बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है चना। कहाँ कहाँ पर? बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर। तो इसका उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू, कोटा, जयपुर, सवाईमाधोपुर आदि जिलों में होता है। राजस्थान 23.44% चना उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा देश में चना कहाँ होता है? राजस्थान में। कितना परसेंट होता है? 23.44%। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है हनुमानगढ़। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में चना उत्पादन में तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तब ये तीसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में जो है चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। नेक्स्ट है, उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? तो प्रमुख दालें कौन सी उत्पादित की जाती है? तो ये उत्पादित की जाती है चना और मूंग। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चना और मूंग की दाल का। तो कृषि आंकड़े 2020-21 के अनुसार राजस्थान में चने का उत्पादन इतना है, तो 22,65,022.65 मैट्रिक टन है। और मूंग का उत्पादन है 14.02 मैट्रिक टन। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक तेल पाया जाता है अरंडी के बीजों में। अरंडी का तेल जिसमें सर्वाधिक तेल पाया जाता है। तो अरंडी का तेल जलाने, साबुन व दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। राजस्थान में दमस्क गुलाब, चैती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ की जाती है? दमस्क गुलाब मतलब चैती गुलाब की खेती ये की जाती है खमनोर, राजसमंद के अंदर, और नाथद्वार में भी ये खेती की जाती है। हाल ही में पुष्कर में फूल मंडी विकसित की जा रही है। पुष्कर में क्या डेवलप की जा रही है, विकसित की जा रही है? फूल मंडी। अगला है, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात ये होता है जोधपुर जिले से। तो ऑप्शन नंबर 2। सोनामुखी की पत्तियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है जोधपुर के अंदर। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरकता को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जो फसल उगाई जाएगी वो उगाई जाएगी उड़द। तो भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है? तो अफीम होती है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ होती है अफीम की खेती। यह एक मादक पदार्थ होता है। इसका उत्पादन अफीम के पौधे के फल से निकलने वाले दूध से होता है। तो अफीम का उत्पादन किससे होता है? अफीम का पौधा है, उसका फल लगता है और उससे जो दूध निकलता है उससे होता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है?
55% से अधिक उत्पादन मक्का के कुल उत्पादन का तो ये होता है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में होता है मक्का के उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन। मक्का जो है राजस्थान के दक्षिण या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में उत्पादित होती है। मक्का की प्रमुख किस्में हैं माही कंचन, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा डेवलप है ये, नवजोत, माही धवल और विजय। तो मक्का की प्रमुख किस्में हैं, ये याद रखिए। माही कंचन तो ये बांसवाड़ा द्वारा डेवलप है, नवजोत है, माही धवल है और विजय, ये सारी किसकी है? ये सारी है मक्का की किस्में। तो मक्का की जो प्रमुख किस्में है वो है माही कंचन, याद रखिए। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है, कौन सा है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की भूमि के लिए उपयुक्त है, तो असत्य बताना है। तीसरा है इसमें माही कंचन राजस्थान में चावल की नहीं है, ये मक्का की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। तो ये तीनों बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। 1, 2 और 4 राइट है। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में किसकी है? तो ये है मक्का की किस्में माही कंचन, माही धवल और मेघा। अगला है सुमेलित नहीं है बताना है। ये आगे इनकी किस्में दी गई है, कपास की वीरनार है, गेहूं की माही धवल नहीं है। माही धवल है किसकी? मक्का की किस्म। चावल की मोह सुगंधरा है और मक्का की है माही कंचन। तो माही कंचन है मक्का की, गेहूं की माही धवल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा विकसित संकर किस माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो माही कंचन है, ये किसने डेवलप किया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? बांसवाड़ा के द्वारा। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने इसको विकसित किया है और ये एक संकर किस्म है माही कंचन, तो ये है मक्का से संबंधित। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है? तो मक्का जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से उत्पादित किया जाता है मक्का। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो होता है वो होता है कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बांसवाड़ा तथा कोटा में के अतिरिक्त किस अन्य शहर में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है? टसर विकास कार्यक्रम एक तो बांसवाड़ा में चल रहा है, एक कोटा में चल रहा है और एक चल रहा है उदयपुर के अंदर। तो टसर योजना क्या है? कृत्रिम रेशम पालन की योजना है। उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा 3 जिलों में चल रही है, ध्यान रखिए इनके नाम। उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में इस योजना में अर्जुन पौधे को 4-5 वर्ष में विकसित करके उस पर कीट पाले जाते हैं। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में किन जगह किया जा रहा है? तो 3 जगह किया जा रहा है, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों में। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरण स्थान को कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो राजस्थान का राजकोट लूणकरण इसको कहा जाता है, तो यहाँ पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का राजकोट। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है? तो बीकानेर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावार होती है। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसालों का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है 12 जिले में, ऑप्शन नंबर 2। तो सर्वाधिक मसालों की बात करें राजस्थान में तो झालावाड़, कोटा और बारां में उत्पादित होते हैं सबसे ज़्यादा मसाले। अगला है राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं? तो कोटा और झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है मसाला, इसके बाद में है बारां। 2013-14 में राजस्थान का किस फसल के उत्पादन में समस्त देश में पहला स्थान रहा? 2013-14 में तो ये रैपसीड और सरसों में स्थान रहा था पहला, ठीक है। नेक्स्ट सुमेलित करना है गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का, इनकी ये उपज किस्म बता रखी है। तो मक्का की तो माही कंचन है, अभी हमने पढ़ा है इसको, और
गेहूं की है राज 3077, ये है गेहूं की किस्म। इसके बाद में है जौ की है RD 2035 और बाजरा की है RHB 30। नेक्स्ट है, तो किस्में देख लेते हैं कौन कौन सी है। गेहूं की है सोना कल्याण, सोनालिका, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा सुनहरी, राज 3077। ये तो है गेहूं की किस्में। इसके बाद में आती है जौ की किस्में, तो ज्योति, राजकिरण, RD 2035, ये है जौ की किस्में। मक्का की है माही कंचन, माही धवल और मोती कंपोजिट, ये है मक्का की। बाजरा है, बाजरा की किस्में हैं RHB 30, RAJ 171, पूसा कंपोजिट 383। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना गंगानगर में सबसे ज़्यादा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, और उत्पादकता की दृष्टि से भी गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। शस्य और किस्में सुमेलित करना है। मक्का, चावल, सरसों और चना है, ये फसलें हैं और इनकी ये किस्में दे रखी है आगे। तो मक्का की किस्म कौन सी है? माही धवल है, तो पहले में दूसरा ऑप्शन। चावल की है डागर, सरसों की है वरदान और चना की है दोहल येला, तो ऑप्शन नंबर 2। तो चावल की जो किस्में हैं माही सुगंधा है, बासमती है, कावेरी है, चंबल है और परमल है, ये सारी जो है चावल की किस्में हैं। और चावल की किस्मों में एक किस्म है डागर भी। इसके अलावा राई और सरसों की किस्मों की बात करें तो पूसा कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि, और चने की है पूसा 2085, काबुली चना जिनको बोलते हैं, पूसा 2085 को, और दोहद येला, ठीक। दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म किसकी है? दुर्गापुर केसर, ये है तरबूज की किस्म, दुर्गापुर केसर। तो इस किस्म का विकास उदयपुर विश्वविद्यालय के सब्जी अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर राजस्थान द्वारा किया गया है। तरबूज की अन्य किस्में हैं सुगर बेबी, आसाई यामातो और न्यू हैम्पशायर मिडगट, पूसा वेदाना, अर्का ज्योति, अर्का मानिक और W011। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला ये घोषित किया गया है डूंगरपुर को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डूंगरपुर को घोषित किया गया है राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला। तो कृषि विभाग ने जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हुए डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य तय किया है। ज्ञातव्य है कि प्रथम जैविक गांव है जो जयपुर के निकट है, दादिया, ये है प्रथम जैविक गांव। और डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान जमींदारी और विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो राजस्थान जमींदारी और विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम ये पारित किया गया था 1959 में, ठीक है। राजस्थान जमींदारी और विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम। तो राजस्थान जमींदारी एवं विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959, इसको 1 नवंबर 1959 में से प्रवर्तित किया गया। और इस अधिनियम की धारा 55 के अनुसार जिस काश्तकार द्वारा सरकारी जमीन में किसी अधिकार के अनुसरण में खेती की जाती थी उसे खातिरदारी अधिकार प्रदान किए जाते थे, ठीक है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो ये पारित किया था 1952 में, राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम। तो राष्ट्रपति की अनुमति से 13 फरवरी 1953 को जो है प्राप्त हुई। यह अधिनियम जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण और भूमि सुधारों के अन्य उपायों के लिए उपबंध करने के लिए बनाया गया था। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL, इसकी स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कौन सी सन में की गई? तो RSSCL राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर। और इसमें क्या होगा, अधिसूचित किस्मों के बीजों का उत्पादन, भंडारण और संरक्षण, इसके लिए इसकी स्थापना की गई। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना, जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर
फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग शुरू करना प्रस्तावित है। तो ये 36 ग्राम पंचायतों में इसको शुरू करना प्रस्तावित है। तो जीरो बजट प्राकृतिक कृषि में मूल रूप से पारंपरिक तरीके, कम सिंचाई एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करते हुए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसमें किसान को किसी भी प्रकार के केमिकल खरीदने हेतु बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस खेती को बोलते हैं जीरो बजट प्राकृतिक खेती। अगला है 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। तो इसकी पायलट योजना कौन कौन से जिलों में हमने पढ़ा अभी, बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही जिले में पायलट योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया है और 2019-20 के बजट पालना में। ध्यान रखिए, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही। राजस्थान कृषि स्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्यतः किस पर जोर दिया गया है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना। तो इसमें जोर दिया गया सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। ठीक है, ये स्टार्ट हुई थी 2012-13 में। तो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है ये। और राजस्थान की कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना जुलाई 2012 से अप्रैल 2019 तक का क्रियान्वयन राज्य के 10 कृषि जलवायु खंडों के 20 क्लस्टर्स में होगा और इन क्लस्टर्स में से जलग्रहण भूजल परिस्थितियों के रूप में क्लस्टर्स चयनित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित किसके द्वारा है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर 2 वर्ल्ड बैंक। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना का कौन सा उद्देश्य नहीं है, कृषि में उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाना, कृषक आय को बढ़ाना, जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ाना। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बताना है। तो बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ। तो इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जलग्रहण प्रबंध कार्यक्रम एवं ऑन फार्म जल प्रबंधन आदि। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 से क्रियान्वित की जा रही है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वित्त पोषण पैटर्न केंद्रीयांश और राज्यांश के बीच में जो है 60:40 है। केंद्र का पार्ट है इसमें 60 और राज्य का है 40। और ये कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2015 को। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, इसका केंद्र और राज्य के बीच में वित्त पोषण का अनुपात है 60:40। अगला है समन्वित जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो ये 2-3 जो योजनाएं चल रही थी उनको मिलाकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। नेशनल बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, इसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो जालोर इसमें शामिल नहीं है। करौली, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा इसमें शामिल है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बैम्बू मिशन, जिसको बोलते हैं NABM, इस मिशन के अंतर्गत बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिलों को समन्वित किया गया है। तो ये जिले हैं जिनको शामिल किया गया है बांस की खेती करने के लिए। अगला है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान है 60 और राजस्थान का है 40। किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए किसको राजस्थान में लॉन्च किया गया था, तो कौन सी योजना थी जिसको लॉन्च किया गया था किसानों को रियायती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, तो ये योजना थी किसान कलेवा योजना। तो इसको गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया था। तो किसान कलेवा योजना की बात कर लेते हैं। विशिष्ट श्रेणी A और B श्रेणी की कृषि उपज मंडी समितियों में अपनी कृषि उपज को
विक्रय हेतु लाने वाले कृषक और उसके सहयोगी को मंडी यार्ड में रियायती दर मतलब 5 रुपये थाली पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की योजना है। और ये योजना स्टार्ट हुई थी 20 जनवरी 2014 से। नेक्स्ट राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? नेशनल राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। तो कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत? तो ये किया गया मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन जो है इसको शामिल किया गया है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित 4 योजनाओं राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता प्रबंधन योजना और वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का समावेश करके एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन वर्ष 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। कब से ये क्रियान्वित किया जा रहा है? 2014-15 से। वर्ष 2015-16 में इसके वित्त पोषण हेतु केंद्रीय अंश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत 3 सब मिशन सम्मिलित किए गए हैं: वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो ये तीनों जो है किसके अंतर्गत है? ये सब मिशन है। ये सब मिशन है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत कौन सा सब मिशन शामिल नहीं है बताना है। तो 3 शामिल है इसमें। तो एक तो है वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास है, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ खेती भी है, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और सॉइल कार्ड भी है। आपदा प्रबंधन वाला इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका शुभारंभ किया गया था वर्ष 2007-8 के अंदर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन फसल विकास स्कीम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अगस्त 2007 से इसको लागू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन करके केंद्रीय अंश में राज्यांश का अनुपात कितना कर दिया? 60:40। ये है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की बात चल रही है। इसका लक्ष्य क्या है? सतत आधार पर राज्य में गेहूं, दलहन, मोटे अनाज एवं पौष्टिक अनाज फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 से राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? तो ये 60-40 कर दिया, तो राजस्थान सरकार का है 40%। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन किया जा रहा है 24 जिलों के अंदर, ठीक है, क्रियान्वित। तो 24 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुंझुनू, सिरोही, जैसलमेर, गंगानगर, ठीक है। इनमें विभिन्न उद्यानिकी के फसल जैसे फल हुआ, मसाला, फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादक और उत्पादकता में वृद्धि की गई है। तो ये है बागवानी की जो फसलें हैं वो उगाई जा रही है 24 जिलों के अंदर। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1955 के अंदर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की बात करें तो ये 15 अक्टूबर 1955 से लागू हुआ और इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र के लिए यह 15 जून 1958 में लागू हुआ। तो सारे राजस्थान में तो 1955 में लागू हुआ था और 3 क्षेत्र है आबू, अजमेर और सुनेल क्षेत्र, इसमें 1958 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। अगला है राजस्थान में प्रथम योजना काल में अब तक कृषि फसलों के उत्पादन में घटित निम्न में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? तो कौन सा परिवर्तन असत्य है? तो खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया, तो ये वाला कथन गलत है। तो बाकी के ऑप्शन सही है इसमें। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया, तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 15% बढ़ गया और गन्ना, ग्वार, चारा, फल, सब्जी, मसालों आदि के अंतर्गत क्षेत्रफल में लगभग कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्रारंभ में 1951-52 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 77% क्षेत्र था
जो घटकर 63.9% रह गया। तो ये खाद्यान्न फसलों की बात हो रही है, जो घटकर कितना रह गया, ये रह गया 63.9%। पहले था 77%, उसके बाद हो गया 63.9%। नेक्स्ट है, तो ये घटा है न कि बढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा है कि बढ़ा है खाद्यान्नों का क्षेत्रफल। राजस्थान में प्रथम योजना काल में अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं। तो प्रथम योजना काल की बात हो रही है, इसमें फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन हुआ है मतलब। तो अनाज की फसलों का क्षेत्रफल 42% से बढ़कर 56% हो गया, ये गलत है। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% रह गया, ये सही है। तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया, ये भी सही है। कपास, गन्ना, ग्वार, चारा फसलों, फल, सब्जी और मसालों का क्षेत्रफल 19% से बढ़कर 20% हो गया, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। अब बात करें राज्य में फसलीय क्रम में प्रथम योजना के काल में अनाज और फसलों के क्षेत्र में फल में क्या आई है, कुछ कमी आई है, और ये कमी मुख्यतः मोटे अनाजों में हुई है। जबकि गेहूं, चावल और क्षेत्रफल में गेहूं और चावल के क्षेत्रफल में निरंतर वृद्धि हुई है। गेहूं और चावल की बात करें तो वृद्धि हुई है। तिलहन के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। एएमपीसी अधिनियम राजस्थान के में किस उद्देश्य से लागू किया गया। एएमपीसी अधिनियम, तो ये लागू किया गया कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए जो है अधिनियम बनाया गया, एएमपीसी, ठीक है। तो राजस्थान कृषि उपज विपणन समिति के द्वारा निजी ई मार्केट द्वारा राज्य की सभी मंडियों को संचालित किया जा रहा है। तो एएमपीसी मंडियां है, और इसके द्वारा एएमपीसी अधिनियम के द्वारा सभी मंडियों को संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में से लागू की गई। तो कहाँ कहाँ लागू की गई मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, तो ये स्टार्ट की गई राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में, ठीक है। और ये कब प्रारंभ की गई, 2018-19 में। तो ये सारे जो हमारे कृषि जलवायु खंड है उसमें क्रियान्वित की जा रही है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1961 में पारित किया गया कृषि उपज मंडी अधिनियम, ठीक है। और इसमें जो संशोधन विधेयक जो है 2015 में पारित किया गया संशोधन विधेयक को। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति से संबंधित कौन सा नहीं है। तो उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग घटाना नहीं है, बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये संबंधित नहीं है हरित क्रांति से। हरित क्रांति की बात करें तो ये नाम 1958 में एक अमेरिकी विलियम गेट के द्वारा दिया गया था, और इसका जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जन्मदाता। भारत में कृषि में क्रांति की शुरुआत वास्तव में 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा मैक्सिको में प्रयोग लाई गई गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के साथ होती है। तो हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1960 में वास्तव में बात करें तो। इन्होंने गेहूं की प्रसिद्ध प्रजाति लरमा रोजो 64A तथा सोनारा 64 विकसित किया, और इसके कारण ही भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 में खरीफ की फसल से हुई है। हरित क्रांति की शुरुआत। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का क्या अर्थ है। उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि का प्रकार है ये, तो ये होती है सिंचाई एवं कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि होती है उसको कहते हैं हकत बहत। खसरा किससे संबंधित है। तो भूमि के क्षेत्र से संबंधित है खसरा। किसानों से जुड़ा हुआ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव की जमीन के किसी टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका इस्तेमाल खसरा नाम के दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा और सारी जमीन का ब्यौरा होता है।
तो खसरा क्या है? भूमि का क्षेत्र है। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा किसका है? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अकृषि क्षेत्र 8.10 ये गलत है, इसमें बाकी सारे सही है। चालू पड़त भूमि क्षेत्र है 5.22%, वन क्षेत्र है 8.05%, और शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है वो है 51.85%। तो भू उपयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी जो भूमि है वो है 5.85%। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र बताना है कितना है। ठीक है, 2017-18 के अनुसार वानिकी क्षेत्र कितना है? तो वानिकी क्षेत्र है 8.04%। ठीक है, और एग्जैक्ट बात करें तो 8.08% है 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार। 2017-18 के अनुसार है 8.04 और 2019-20 के अनुसार है 8.08, और इसमें एरिया कवर होता है 27.70 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों के लिए कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया? कृषक कल्याण कोष इसका गठन किया गया है कृषि में आसानी को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका गठन किया गया 16 दिसंबर 2019 को। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार कितना था? 15-16 की बात हो रही है, और भू जोतों का आकार पूछ रहा है। तो ये था 2.73 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर था जोतों का आकार, और 2010 में था 3.07 हेक्टेयर था। ठीक है, तो जोतों का आकार जो है, जो भूमि जोतों के औसत आकार में 11.07% की कमी को दर्शाता है। तो 2010-11 में था 3.07 हेक्टेयर जोतों का आकार, घटकर कितना हो गया 2.73% 2015-16 में। अगला है, राजस्थान में वर्ष 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल बताना है कितना था? तो कुल जोतों का क्षेत्रफल था 208.73 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, और अर्थात जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज की गई है। तो कुल क्षेत्रफल कितना था? 208.73%। अगला है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी थी? कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या तो ये थी 76.55 लाख 2015-16 के अनुसार। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या थी 76.55 लाख, और इसमें हुई है 11.14% की वृद्धि, और कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख, और इसमें 41.94% की वृद्धि हुई है। अगला है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या बतानी है, तो ये है 7.75 लाख। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है? कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है 68.66 लाख। तो महिला प्रचालित जोतों की तो है 7.75, और पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है 68.66 लाख। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमत पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है? तो 2020-21 के अनुसार तो ये है 29.77%। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान बताना है। तो ये था 225.20 लाख टन। 2021-22 की आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है ये। 2020-21 के प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में कुल अपेक्षित खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो खाद्यान्न उत्पादन की बात करें 2020-21 के अनुसार, तो खाद्यान्न उत्पादन है
लगभग 270 लाख टन, ठीक है। तो ये है खाद्यान्न उत्पादन। अगला है राजस्थान किसान ऋण माफ़ी या किसान ऋण माफ़ी योजना 2019 के अंतर्गत किसान कितने रुपए तक के ऋण की माफ़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो किसान कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक का अगर उनका लोन है तो उसके लिए ऋण माफ़ी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में 1980-81 में 2000 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो कौन सी फसल थी जिसने सर्वाधिक वृद्धि बताई? तो ये फसल थी तोरिया एवं सरसों। तो 2080-81 से लेकर 2015 तक तोरिया और सरसों ने सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों इनके लिए किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ठीक है। तो ये होती है कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतीहर मजदूर और हमालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दुर्घटना की स्थिति में है ये। और बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए मिशन 11 मोड पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। अगला है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है क्या? तो ये प्रदान करती है कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। नेक्स्ट वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार के द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना है? तो ये है राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र के अंदर है? तो अधिकांश भाग है किस क्षेत्र में है? तो 14 के अंदर है, ठीक है। 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में राजस्थान का भाग है 14वें पारिस्थितिकी क्षेत्र में। तो भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 2 जलवायु प्रदेश है, अरावली मालवा पठारी प्रदेश ये 8वां और पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो 15 जो है भारत के, उसमें से 2 आते हैं राजस्थान में। एक तो 8वां आता है और एक आता है 14वां। 8वां का नाम है अरावली मालवा पठारी प्रदेश और 14वें का नाम है पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। कृषि विभाग के द्वारा कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप, कृषि विकास के आधार पर राजस्थान को शस्य या कृषि जलवायु क्षेत्र से 10 प्रखंडों में बांटा गया है। कितने प्रखंडों में? 10 प्रखंडों में बांटा गया है राजस्थान को। ICAR के द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो राजस्थान किया जाता है 10 जलवायु खंडों में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा खंड है 1C। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश या खंड में शामिल है? तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू ये कौन से जलवायु खंड में आते हैं? तो ये आते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अगला है कृषि जलवायु प्रदेश और जिले में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो कृषि जलवायु प्रदेश है और एक है इधर है जिला। तो कौन सा जोड़ा है इसमें? तो 3rd A दौसा का है, ठीक है, सही सुमेलित है ये। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्री मैदानी कृषि और जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो कौन सा फसली प्रारूप है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो ये है चावल, गेहूं और सोयाबीन। सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले में राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले तो ये आते हैं अंतः स्थलीय अपवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सारे ये। सीकर, झुंझुनू और नागौर जिला। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? जयपुर, दौसा और अजमेर तो ये सम्मिलित है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान के कौन से जिले अर्ध आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। आर्द्र
दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये है, और इसमें से उदयपुर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? सोयाबीन की खेती की जाती है कहाँ पर? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में की जाती है सोयाबीन की खेती, बारा, कोटा आदि में। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले ये शामिल किए जाते हैं उपाद्र जलवायु में, उपाद्र दक्षिणी मैदान में शामिल किए जाते हैं भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले। निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा बोया जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर बोया जाता है बाजरा। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो किन्नू की पैदावार कहाँ की जाती है, किस जलवायु क्षेत्र में की जाती है? तो ये की जाती है 1B में, ऑप्शन नंबर 1। सिरोही, पाली एवं जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? सिरोही, पाली और जालोर जिले ये आते हैं 2B के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये आता है 1C में, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान के अंतर्गत। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो 4B और 5 सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला है, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपको याद रखने हैं सारे कृषि जलवायु क्षेत्र। तो जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक ये आते हैं 3A के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाने वाला जिला है बीकानेर। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? 2/3 से अधिक जो चावल उत्पादक क्षेत्र है वह आता है आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें शामिल नहीं किया गया टोंक को, भरतपुर, धौलपुर और करौली इसमें शामिल है। राजस्थान का मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो दक्षिणी, ये है गन्ना और कपास का उत्पादक, तो ये है सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। अगला है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो यह है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा है 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, ये है सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र। अब हम बात करते हैं जो जलवायु क्षेत्र है कौन कौन से हैं, 10। तो 10 जलवायु क्षेत्र के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इनके नाम है 1A जिनको बोलते हैं शुष्क मैदानी पश्चिमी। इसमें जिले आते हैं बाड़मेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है शुष्क मैदानी पश्चिमी 1A के अंतर्गत। 1B में आता है सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी, इसमें आते हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। सबसे बड़ा है 1C, इसमें आते हैं अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और चूरू आते हैं, 1C में आते हैं, ध्यान रखना ये। फिर है 11A सेकंड ए में आते हैं अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी भाग जैसे नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ भाग आता है। इसके बाद में 2B लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी भाग आता है इसमें, जिसमें जालोर, पाली, जोधपुर और सिरोही का कुछ भाग आता है। 3A में आता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक इसके अंदर आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। फिर 3B है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान,
थर्ड बी। इसमें आते हैं सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और अलवर। 4A में आते हैं उपाद्र दक्षिणी मैदानी भाग, तो इसमें ज़िले हैं सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। फिर 4B आता है आर्द्र दक्षिणी भाग, सबसे छोटा है ये, सबसे बड़ा तो है 1C और सबसे छोटा है फर्स्ट C है सबसे बड़ा तो, और 4th B है सबसे छोटा। इसमें आते हैं डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और लास्ट है 5, इसमें आते हैं आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जिसमें आते हैं कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां। तो आपको केवल ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, कौन सी नाम क्या है, और ठीक है, तो इसका नाम जोन बताना है, जोन याद रखना है और जलवायु क्षेत्र ध्यान रखना है बस। ठीक है, 2 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा डेयरी से रिलेटेड। तो अगला चैप्टर है डेयरी, पशुधन, डेयरी और मत्स्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की? तो पशुधन विकास नीति की घोषणा की 17 फरवरी 2010 को। तो राजस्थान ने प्रथम बार पशुधन विकास नीति 2010 में जो है वो घोषणा की थी इसकी। राजस्थान में पिछली पशुधन गणना कब संपन्न हुई? तो राजस्थान में जो पूर्व में 2011 का क्वेश्चन है, तो तब जो हुई थी ये 2007 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में 19वीं पशुगणना हुई है 2012 में। ठीक है, और अब 20वीं पशुगणना की अंतरिम रिपोर्ट जारी भी हो चुकी है, 2022 की बात है ये। ठीक है, राजस्थान में 19वीं पशुगणना कब हो गई थी? तो 2012 में हुई थी। पशुगणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व एवं सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला बताना है, कौन सा है? पशु घनत्व और सबसे अधिक पशु घनत्व, तो ये है 144 है डूंगरपुर जिले का पशु घनत्व। यहाँ पर है सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, और यहाँ का घनत्व है 144। फिर 2012 की, ये तो 2003 की जनगणना के अनुसार है। 2022 मतलब 19वीं में पशु घनत्व 169 था, जो 20वीं पशुगणना में 166 हो गया। ठीक है, तो 19 में पशु घनत्व था 169 और 20वीं में हो गया 166। ठीक है, तो राजस्थान में पशु घनत्व 166 है 20वीं पशुगणना के अनुसार। अगला है पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व कितना है? 2012 की बात करें तो वो है 169। ठीक है, अगला है राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन बताना है, कौन सा है? पशुधन की संख्या में गलत कथन, तो पहला गलत है इसमें 2007 से 12 में गधों एवं खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ये गलत है। तो गधों की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है, और खच्चरों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, 2007 से 12 में ऊँटों की संख्या में सर्वाधिक ह्रास हुआ है, सही है। राजस्थान में भारत की कुल पशुधन संख्या का 11.27% पाया जाता है, ये भी सही है। वर्ष 2007 से 12 में राजस्थान की पशुधन संख्या में 10.69 लाख की वृद्धि हुई है। तो खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि है 280.93%, और गधों की संख्या में -20.23%, मतलब कमी आई है गधों की संख्या में। नेक्स्ट है 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या में वर्ष 2007 से लेकर 12 के मध्य कमी हुई है, तो कितनी कमी हुई है? तो ये हुई है 18.86%। ठीक है, 7 से लेकर 12 में। भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान। तो सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में है राजस्थान का। निम्नलिखित में से पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? तो राजस्थान में मुख्य रूप से होता है दूध, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे होता है राजस्थान में दूध का उत्पादन। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा है, मांस उत्पादन में 12वां है, अंडा उत्पादन में कौन सा है? 14वां स्थान है। नेक्स्ट है पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है?
पशुओं की संख्या है 19 के अनुसार 567.76 लाख, ठीक है, 567.76 लाख याद रखिएगा, पशुओं की संख्या है 19वीं जनगणना के अनुसार। तो 2012 में 2019 में, ठीक है, तो 2020वीं जनगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में पशु संसाधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो पशु भी राजस्थान में दूसरे नंबर पे है। 12वें पशुधन की जनसंख्या थी 577.32 लाख, घटकर 2019 में कितनी हो गई, 568.01 लाख रह गई, ठीक है। अगला है पशु गणना 2019, इसके अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है, तो 568.01 है पशु गणना 2019 के अनुसार। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है दूसरा। 2012 की पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में भारत के पशु उत्पादन का लगभग कितना परसेंटेज है, तो लगभग 7% भारत का के पशुधन का राजस्थान में मौजूद है। पशु गणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना भाग था, तो कुल पशुधन का भाग था 10.60%। पशुधन 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग कितना था, 10.60%। तो देश में कुल पशुधन है उसका 10.58% पशुधन राजस्थान में अवेलेबल है। वर्ष 2019 में 2012 की तुलना में राज्य की पशु संपदा में कमी हुई है 1.66% की, और वर्तमान में प्रदेश में प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या 829 है और पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है राजस्थान में 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए तो जयपुर के अंदर बनाया गया है ये, ठीक है। तो राजस्थान में 2018-19 के बजट में जयपुर में ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। वर्ष 2018-19 के बजट की बात है ये। अगला है ऊँटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ऊँट संरक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जयपुर शहर में ऊँट संरक्षण केंद्र। राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो कौन सी नस्ल है जो तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो ये है जैसलमेरी ऊँट। तो जैसलमेरी ऊँट की बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर और जालोर आदि जिलों में पाई जाने वाली यह नस्ल मुख्य रूप से सवारी के कार्य के लिए होती है उपयोगी, और जैसलमेर की नाचना का ऊँट जो है सर्वश्रेष्ठ ऊँट माना जाता है। ये ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है जो कि तेज़ दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी, और ये जो है नाचना ऊँट ये सब वर्ल्ड फेमस है। गिरबाण ऊँट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है, गिरबाण प्रयुक्त होता है नाक के अंदर ऊँट में। तो विधानसभा ने राजस्थान के ऊँट, ठीक है, विधेयक 2015 पारित कर दिया। इसके तहत अब ऊँट को नाक में नकेल कसने पर भी जेल होगी, ठीक है। आप अब नाक में नकेल भी नहीं कस सकते ऊँट के। नेक्स्ट है गोमठ और मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं, गोमठ और मेवाड़ी ये नस्लें हैं ऊँट की। सर्रा तिबरसा रोग किससे संबंधित है, सर्रा रोग किससे संबंधित है, तो ये ऊँट से संबंधित है। सर्रा रोग प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा के कारण पालतू पशुओं में होता है। ऊँट में बीमारी का कोर्स 3 साल का होने के कारण इसे तिबरसा भी कहा जाता है। तो 3 साल का कोर्स होता है ये, और ये किसके कारण होता है, सर्रा रोग प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है ये तिबरसा। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है, डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है, कौन सा है, जयपुर है, ठीक है। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जो है कहाँ होता है, जो जयपुर में, फिर गंगानगर में और अलवर जिले के अंदर होता है दूध का उत्पादन।
राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये स्थित है बीकानेर के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बीकानेर में है पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है बीकानेर में है। तकनीकी अधिकारियों की गुणवत्तापूर्ण सुविधा एवं क्षेत्र में नए अनुसंधानों को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान राज्य में 13 मई 2010 को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई। राज्य का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है बीकानेर में। प्रोफेसर A.K. गहलोत को इसका प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया था और बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय में पशुधन चारा संसाधन एवं तकनीकी केंद्र और पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र स्थापित है। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय कहाँ स्थित है? डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये स्थित है उदयपुर के अंदर। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में 1 नवंबर 1999 में दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कृषि शिक्षा एवं विश्वविद्यालय उदयपुर अनुसंधान को अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। तो राजस्थान कृषि महाविद्यालय है उदयपुर में, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय है उदयपुर में, गृह विज्ञान महाविद्यालय भी उदयपुर में है, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान महाविद्यालय भी उदयपुर में है, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय है झालावाड़ में। ठीक है। वेटरनरी एंड एनिमल साइंस कॉलेज नवानिया वल्लभ नगर उदयपुर में है और मत्स्य महाविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान की ऊंट से संबंधित है? तो गुरहा जो नस्ल है ये संबंधित है ऊंट से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। पूगल जो है भेड़ की नस्ल है, बारबरी जो है बकरी की नस्ल है और मेवाती जो है वो गाय की नस्ल है। केंद्रीय ऊन वन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन वन विकास बोर्ड ये स्थित है जोधपुर के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। राजस्थान में ऊंट भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान तो ये है जयपुर के अंदर स्थित। पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या है बकरी की। तो सबसे पशुधन है बकरी, फिर उससे कम है गोवंश, फिर उससे कम है भेड़ भैंस, फिर भेड़ है और फिर ऊंट है। अगला है पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें। झकराना, सिरोही और मारवाड़ी ये किसकी नस्लें हैं? ये बकरियों की हैं। तो बकरियों की प्रमुख नस्ल है झकराना, जमनापारी, बरबरी, मारवाड़ी, शेखावाटी और सिरोही और झड़वारी और लोही ये सारी है बकरियों की नस्लें। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो झकराना है बकरी की नस्ल। पूगल जो है ये है भेड़ की। अगला है पशु नस्ल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गाय राठी, गाय की नस्ल है राठी, भैंस की मुर्रा, भेड़ की मगरा, ऊंट की जखराना नहीं है, जखराना है बकरी की नस्ल। अगला है राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो भेड़ों की नस्लें पाई जाती है 8। ठीक है। तो प्रमुख नस्लें देख लेते हैं। चोकला नस्ल है एक तो भेड़ की, यह नस्ल चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर आदि जिलों में बहुतायत में पाई जाती है और इसमें छापर या इसे क्या कहते हैं छापर या शेखावाटी। चोकला नस्ल है किसकी? भेड़ की, इसको कहते हैं छापर या शेखावाटी। इस नस्ल की ऊन उत्तम होने के कारण इसे क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो। नेक्स्ट है जैसलमेरी, यह नस्ल जैसलमेर और जोधपुर के पश्चिम भाग में पाई जाती है। इस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक ऊन देती है। जैसलमेरी किस्म की नस्ल की जो भेड़ें हैं वो सर्वाधिक ऊन देती है और इस नस्ल की ऊन गलीचे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये ऊन? गलीचे के लिए। तीसरी नस्ल है मारवाड़ी, यह नस्ल मिलती है जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जालौर आदि जिलों में
और इस नस्ल की भेड़ें लंबी दूरी तय करने और अधिक समय तक निरोगी रहने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में है नाली। मुख्य रूप से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू जिलों में पाई जाने वाली इस नस्ल की ऊन होती है लंबे रेशे वाली, जो कि कालीन बनाने के काम आती है। इसके बाद की नस्ल है पूगल। पूगल नस्ल है बीकानेर जिले के पूगल नामक स्थान पर उत्पन्न हुई। यह नस्ल मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी ऊन भी गलीचों के लिए प्रयुक्त होती है। अगली नस्ल है मगरा। तो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में पाई जाने वाली इस नस्ल की ऊन सर्वाधिक लंबी होती है, जो कालीन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे कहते हैं बीकानेरी चोकला या चक्री। इसे मगरा को ही कहते हैं बीकानेरी चोकला व चक्री। अगली नस्ल है सोनाड़ी, जो इसको चनोथर भी बोलते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में ये पाई जाती है सोनाड़ी। और इस नस्ल की भेड़ों की मुख्य विशेषता है लंबे कान और लंबी पूंछ। अगली नस्ल है मालपुरी। मालपुरी है देसी नस्ल के नाम से जानी जाने वाली ये नस्ल मुख्यतः टोंक, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। खेरी है और एक है वागड़ी। खेरी पाई जाती है सबसे ज़्यादा जोधपुर, नागौर और पाली में, और बागड़ी जो पाई जाती है अलवर ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुल 10 नस्लें हमने बताई हैं। तो ये कौन कौन सी नस्लें हैं एक बार और देख लेते हैं। इसमें 8 ऑप्शन था, जबकि 10 होना चाहिए आंसर। चोकला है, जैसलमेरी, मारवाड़ी, फिर नाली है, पूगल है, मगरा है, सोनाड़ी है, मालपुरी है, खेरी है और बागड़ी है। तो ये प्रमुख नस्लें हैं भेड़ों की। अगला है कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। कौन सी भेड़ है जिसकी नस्ल को चक्री के नाम से जाना जाता है, तो मगरा को ही चक्री कहते हैं। अगला है भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भेड़ों की खेरी नस्ल, तो ये पाई जाती है जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में। भेड़ों की खेरी नस्ल जोधपुर, पाली और नागौर में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो खेरी बकरी की नस्ल नहीं है। खेरी किसकी है, भेड़ की। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, सोनाड़ी प्रजाति, तो ये भेड़ों की है। ये प्रजाति पाई जाती है उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है, तो पूगल और खेरी है, पूगल और नाली भी है, चोकला और सोनाड़ी भी है, ये मुर्रा और राठी ये भैंस है। ठीक है, और राठी है गाय। अगला है सोनाड़ी, मगरा, पूगल किस पशु के प्रकार है, तो ये है भेड़ के प्रकार। सोनाड़ी, मगरा और पूगल। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए फेमस है, तो शेखावाटी में पाई जाती है चोकला भेड़। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है चोकला। ठीक है, तो ये मानी जाती है भारतीय मेरिनो। कहाँ पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में। तो नेक्स्ट है भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर जिला है, उसके सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी भेड़ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल की भेड़। अगला है पूगल जिस पशु की नस्ल है वह कौन सा है। पूगल किस पशु की नस्ल है, तो पूगल है भेड़ की नस्ल। कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है, तो जैसलमेरी भेड़ है जो अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है। पशु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा है, मालपुरी भैंस। ये वाला ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नाली जो है भेड़ की है, नागौरी गाय की है और शेखावाटी बकरी की है। ठीक है, मालपुरी की बात करें तो मालपुरी भैंस की नहीं है। मालपुरी एक किसकी है, मालपुरी है भेड़ की नस्ल। अगला है निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। अविका कवच बीमा योजना किस केस में प्रभावी है, तो ये है भेड़ की अगर अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए है अविका कवच बीमा योजना। तो 2004-05 में स्टार्ट हुई थी अविका कवच बीमा योजना,
और ये भेड़ पालकों के कल्याण के लिए स्टार्ट की गई थी। और अविका पाजन जीवन रक्षक योजना और अवि रक्षक योजना प्रारंभ की गई थी 2004-5 में। अगला है राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो मालवी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है राजस्थान में। नाली है, मालपुरी है और सोनारी है। तो मालवी है किसकी नस्ल? ये है गाय की नस्ल। मालवी, मेवाती, हरियाणवी, नागौरी, राठी, थारपाकर और सांचौर, ये सब जो है ये गाय की नस्लें हैं। याद रख लीजिए, मालवी, मेवाती, हरियाणवी, नागौरी, राठी, थारपारकर और सांचौर। अगला है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही क्रम में सुमेलित नहीं है, बताना है। तो गाय, हरियाणवी और मुर्रा ये वाली गाय की नस्ल नहीं है, ये भैंस की है। ठीक है, मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की है। बाकी सारी गाय की नस्लें हैं। ठीक है, बाकी सारी जो है वो सुमेलित है। बेडगी है, बागड़ी और मारवाड़ी। ऊँट की है गोमत और बीकानेरी। बकरी की है जमुनापारी और जारवाली। अब अनुक्रम बताना है पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों का। तो यहाँ पर दिया गया 1, 2, 3 और 4। तो 1 नंबर पे यहाँ पे राठी पशु जो है इसकी नस्ल पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर है थारपारकर। इसके बाद में यहाँ पर है कांकरेज और यहाँ पे है गिर। तो इस तरीके से ऑप्शन 1 राठी जो है बीकानेर की है और ये गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राठी। गिर है अजमेर में और गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित गिर वन की इस द्विप्रजातीय नस्ल को राजस्थान में रेंडा और अजमेर में क्या कहते हैं? अजमेरा। थारपारकर की बात करें तो बाड़मेर की है ये, और इसे मालानी और थारी भी कहते हैं। और सांचौर कांकरेज की है जालोर में। इस नस्ल के बैल तेज दौड़ने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी जो है गाय की नस्लें हैं। नेक्स्ट है गुजरात के गिर प्रकार की गाय नस्ल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? गुजरात में उसको गिर कहा जाता है और राजस्थान में कहा जाता है रेंडा। दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की प्रसिद्ध किस्म बतानी है, कौन सी है दूध के उत्पादन के लिए? तो गिर है और राठी है। ठीक है, राठी कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। अगला है कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? तो असत्य बैल को दौड़ खेल में उपयोग किया जाता है, ये गलत है गिर गोवंश को। इसे अजमेर में पाला जाता है, रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्भव है सौराष्ट्र से। अगला है गोवंश जिला और क्षेत्र सुमेलित करना है। राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज। तो राठी जो है ये है बीकानेर की। थारपारकर ये है बाड़मेर की। ठीक है, ध्यान रखना है। थारपारकर कहाँ की है? बाड़मेर की। गिर है अजमेर की और कांकरेज है जालोर की। तो ऑप्शन नंबर 4। कौन सा गोवंश और नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? तो गिर को जाना जाता है अजमेरा के नाम से। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है गिर। अगला है कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, किसकी है कांकरेज? तो कांकरेज नस्ल है गोधन की, गाय की नस्ल है कांकरेज नस्ल, जालोर में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल, सिंधी और साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। तो ये है राठी, ये पाई जाती है बीकानेर के अंदर। तो यह गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है जो लाल, सिंधी और साहिवाल के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। राठी किससे उत्पन्न हुई है? लाल, सिंधी और साहिवाल के मिश्रण से। यह नस्ल जैसलमेर के उत्तर पूर्वी भाग, बीकानेर के पश्चिमी भाग और गंगानगर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राठी प्रजाति कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? राठी प्रजाति है जो कौन सी 2 गायों की संकर प्रजाति है? तो ये है सिंधी और साहिवाल गायों की। ठीक है, इनकी संकर प्रजाति है राठी। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की किस्म नस्लों में से कौन सी नहीं है? तो थारपाकर है, कांकरेज है, चोकला एक भेड़ की नस्ल है और रथवी है। निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? गोवंश की नस्ल कौन सी नहीं है? तो बागड़ी नहीं है, बाकी तीनों हैं। बागड़ी एक भेड़ की नस्ल है। अगला है निम्नलिखित में से गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो गाय की कौन सी नस्ल है जो जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांकरेज।
सांचौर या कांकरेज नस्ल पाली, जालौर, उदयपुर, बाड़मेर, सिरोही आदि जिलों में पाई जाती है। और इस नस्ल के बैल जो है तेज दौड़ने और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नस्ल है ये? सांचौर या कांकरेज नस्ल। अगला है राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये है जालौर, ऑप्शन नंबर 1। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है थारपारकर प्रजाति। थारपारकर को बोलते हैं मालानी एवं थारी कहा जाता है। और गाय की यह किस्म पश्चिमी शुष्क क्षेत्र बाड़मेर, पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी जोधपुर में पाई जाती है। इस नस्ल की गायें अधिक दुधारू और बैल क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्लें बतानी है, कौन सी है? तो ये है थारपारकर और राठी। ये दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध नस्लें हैं। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है? तो ये है थारपारकर गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र मालानी क्षेत्र। थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? तो ये बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर मिलती है थारपारकर गायें, मतलब सीमावर्ती जिलों में मिलती है ये, ठीक है। थारपारकर किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, बाड़मेर और जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल जो है भारवाहक के लिए मानी जाती है? तो ये मानी जाती है नागौरी। नागौरी जो गाय है वो भार वाहन के लिए जानी जाती है। तो इस नस्ल की गायें होती है कम दूध देने वाली और बैल होते हैं चुस्त और फुर्तीले, जो भार ढोने और हल जोतने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। अगला है जाफराबादी नस्ल किससे संबंधित है? तो जाफराबादी होती है क्या? भैंस। तो ऑप्शन नंबर 2, जाफराबादी क्या होती है? भैंस। जाफराबादी की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली यह नस्ल अधिक दूध देती है, जाफराबादी, ठीक है। तो कितना लीटर दूध देती है ये देती है 20 से 22 लीटर, और ये दक्षिणी भाग में पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि यह नस्ल सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है। सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है ये नस्ल। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है बतानी है? तो गिर किसकी नस्ल है? गिर है गाय की नस्ल। तो गिर की बात करें तो गाय की यह नस्ल दूध और बोझा ढोने के लिए फेमस है, अतः इसे द्विप्रयोजनीय नस्ल भी कहते हैं गिर को। मुर्रा, तो ये भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा होती है 7 से 8%, और यह मुख्यतः जयपुर, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाई जाती है। खूडी या खुंडी भैंस के नाम से भी जानी जाती है ये, और ये देती है 20 से 25 लीटर दूध। मुर्रा भैंस का एक दूसरा नाम है खुंडी भैंस, और इसका प्रजनन केंद्र है कुम्हेर, भरतपुर में, ठीक है, याद रखना है प्रजनन केंद्र भी। अगली नस्ल है भदावरी नस्ल। ये भैंसों में सर्वाधिक मात्रा में इसमें वसा प्राप्त होती है। अगली है भैंसों की अन्य नस्लें क्या है? भूरा है, जमुना, नागपुरी, सूरती, पंडरपुरी, रावी और मेहसाना। ये सारी है भैंसों की नस्लें। अगला है भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सी प्रजाति है जो दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है मुर्रा भैंस, खुंडा भैंस जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? तो कांकरेज नहीं है। कांकरेज जो है गोवंश की नस्ल है, गोवंश की पूछ रहा है। राठी भी गोवंश है और मालवी भी है। मुर्रा क्या है? भैंस है। अगला है मेवात नस्ल की गोवंश भैंस और बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? मेवात नस्ल की गोवंश भैंस और बकरी तो ये पाए जाते हैं राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में। नेक्स्ट है कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? तो राठी भैंस की नस्ल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ये गाय की नस्ल है। पशु एवं नस्ल का गलत युग्म बताना है, कौन सा है? तो भैंस ओंगोल, ये इसका गलत युग्म है, ठीक है। तो ओंगोल की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाली एक गाय की नस्ल है ये ओंगोल।
मालानी नस्ल किसकी है? मालानी है घोड़े की नस्ल, ठीक है। तो मालानी अश्ववंश की बात करें तो इस घोड़े में सुंदरता और सुडौल शरीर काठियावाड़ी नस्ल से और तेज गति सिंधी नस्ल से आई है। तो ये मालानी अश्व जो बना है, ये बना है काठियावाड़ी से और सिंधी नस्ल से। राजस्थान में मुख्य रूप से मालानी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं और घोड़ों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली ये नस्ल मुख्य रूप से बाड़मेर जिले की सिवाना तहसील, जोधपुर और जालौर जिलों में पाई जाती है। तो मालानी किसकी किस्म है? ऊँट की है, नस्ल है ऊँट की। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? तो ये पद्मा डेयरी है अजमेर के अंदर और ये राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान ये स्थित है अजमेर के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। बर्बरी किसकी प्रजाति है? तो बकरी की प्रजाति है बर्बरी। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? ऑपरेशन फ्लड इसके सूत्रधार है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इनको कहा जाता है देश में श्वेत क्रांति लाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 90 का 9 सितंबर 2012 को निधन हो गया। डॉक्टर कुरियन की अगुवाई में ऑपरेशन फ्लड के बलबूते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना, ठीक है। उन्होंने ब्रांड अमूल को जन्म दिया था। तो वर्गीस कुरियन थे जिन्होंने अमूल ब्रांड को जन्म दिया। अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया गया है। दूसरा है इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला ही इसमें सही है। तो चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा ये भेड़ की नस्लें, इनका चयन किया गया है। अगला है राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में, ठीक है। तो कथन सही बताना है इसमें। तो लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, सही है। दुग्ध उत्पादन 10 से 12 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए, ये भी है। और लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में है। ये तीनों कथन ही सत्य है। कड़कनाथ किसकी किस्म है? तो कड़कनाथ होता है मुर्गा, तो मुर्गे की किस्म है कड़कनाथ। पशु एवं नस्ल में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पशु एवं नस्ल में से सुमेलित नहीं है बताना है कौन सा? तो बकरी जो है नाली, ये इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नाली जो है ये होती है भेड़ की किस्म। भेड़ की खेरी होती है किसमें? जो नस्ल है वो ऊँट की नाचना नस्ल है, भैंस की है मैसाना। सही सम्मिलित नहीं है कौन सा? लोही बकरी होती है, भैंस नहीं होती है, ठीक है। अगला है राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना, ठीक है। पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना की बात हो रही है। ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2012 में, ठीक है। तो पशुधन के लिए निशुल्क योजना की शुरुआत हुई 2012 में। पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहाँ विकसित की जा रही है? देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना ये विकसित की जा रही है कोटा के अंदर, ठीक है। तो 17 अगस्त 2020 को इसमें आधारशिला रखी गई है और इसमें नगर विकास न्यास कोटा के द्वारा प्रथम चरण में 738 आवासों का निर्माण करके 501 आवासों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है मवेशी की खरीद के रुपये देते समय निश्चित किए गए मूल्य में से की जाने वाली छूट क्या कहलाती है? जैसे आप मवेशी को खरीद रहे हो और उस टाइम पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं धारी जनी, ठीक है। तो मवेशी की खरीद के रुपये देते समय निश्चित किए गए मूल्य में से दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? धारी जनी। राजस्थान में 2018-19 के दौरान पशुपालन विभाग के द्वारा की गई प्रमुख पहल कौन सी है?
तो पशुपालन विभाग के द्वारा की गई प्रमुख पहल है कौन सी? तो भामाशाह पशु बीमा योजना, अविका कवच बीमा योजना, नवजीवन योजना। तो ये तीनों सही है, चौथा गलत है, पालनहार योजना। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं है, नवजीवन योजना और पालनहार योजना। ये पशुपालन विभाग के द्वारा पहल नहीं की गई है। भारत में राजस्थान किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ऊन के उत्पादन में है राजस्थान पहले नंबर पे, ठीक है। तो लगभग 40% से भी अधिक ऊन राजस्थान में जो है उत्पादित होती है और देश में सर्वाधिक। जोधपुर जिला राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है। कौन सा जिला है? जोधपुर। अगला है 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला है ऊन उत्पादन में। भेड़ और बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? तो इनकी होती है 151 दिन की गर्भावधि, ठीक है, भेड़ और बकरी की। तो 151 दिन होती है दोनों की। गाय की गर्भावधि होती है 280 दिन, भैंस की गर्भावधि होती है 310 दिन और ऊँटनी की होती है 400 दिन, खरगोश की होती है 28 से 30 दिन की। तो सबसे ज़्यादा होती है किसकी? ऊँटनी की। अगला है रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ है? तो बकरी विकास एवं चारा उत्थान परियोजना, इसके लिए सहयोग प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड से, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड सरकार के वित्तीय सहयोग से राज्य में 1981-82 में ये प्रारंभ की गई और इसमें अजमेर जिले के रामसर गांव में एक बकरी प्रजनन फार्म स्थापित किया गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड के एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्लों के बकरों से सिरोही नस्ल की बकरियों का क्रॉस प्रजनन करवाकर बकरी नस्ल सुधार कार्य किया जाता है। वर्ष 1992-93 से स्विस सरकार की आर्थिक सहायता समाप्त हो गई है तथा यह परियोजना अब राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। तो स्टार्ट में स्विट्जरलैंड से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ था, अब ये केवल राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रही है। सम्मिलित करना है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इनकी नस्लें दी गई है आगे। तो गाय की नस्लें हैं राठी, गिर और थारपारकर। भैंस की नस्लें हैं कौन सी? मुर्रा, सूरती और महसाना। भेड़ की नस्लें हैं नाली, पूगल और मगरा और बकरी की है लोही, बरबरी और जमुनापरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है, बताना है। तो नाचना है जो ऊंट की प्रजाति है। पशुधन और नस्ल को सम्मिलित करना है। भेड़ की नस्ल कौन सी है? देखिए इसमें भेड़ की नस्ल है नाली, ठीक है। गोवंश की कौन सी है? राठी है। ऊंट की नाचना है और भैंस की है मुर्रा। तो पहला। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? तो लगभग 11.27% पशुधन है राजस्थान के अंदर। अगला है राजस्थान की 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में पशुधन की संख्या सबसे अधिक थी? तो कौन सा जिला था जिसमें पशुधन सर्वाधिक था? तो ये था बाड़मेर। 2019 के अनुसार पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कौन से जिले में है? तो जयपुर जिले में है, सर्वाधिक भैंसें। पशु जनगणना 2019 के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो ये भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में और ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर में। राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बाड़मेर के अंदर है सबसे ज़्यादा बकरियाँ। अब देख लेते हैं पशुधन के बारे में, ठीक है। जो 20वीं पशुधन गणना है उसकी रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है पहला है गोवंश, ठीक है। गोवंश की बात करें तो भारत में राजस्थान का स्थान है 6ठा और सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये बीकानेर और जोधपुर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर और जोधपुर के अंदर, ठीक है। और न्यूनतम पाई जाती है धौलपुर में। दूसरा है ऊँट। तो ऊँट पाए जाते हैं राजस्थान में जो है 2.13 संख्या में है, 2.13 लाख है ऊँट और भारत में स्थान है पहला। और सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं जैसलमेर और बीकानेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। तीसरा भैंस,
भैंस की संख्या है 136.93 लाख, दूसरा स्थान है भैंस में। और 24.11 पशुधन का प्रतिशत ये कवर करता है भैंस। और सबसे ज़्यादा पाई जाती है जयपुर और अलवर के अंदर भैंस, सबसे कम पाई जाती है जैसलमेर में। गधे की बात करें तो 0.23 लाख है टोटल, और पहला स्थान है गधों में भी भारत में। और कुल पशुधन का प्रतिशत है 0.04। सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं जैसलमेर और बाड़मेर में, और सबसे कम पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ में। खच्चर की बात करें तो इनकी संख्या 0.01 लाख, और इसमें है 9वां स्थान भारत में राजस्थान का। और इनमें पशुधन का प्रतिशत है 0.002। जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा खच्चर पाए जाते हैं, और चित्तौड़गढ़ में सबसे कम पाए जाते हैं। घोड़े की बात करें तो इनकी संख्या है 0.34 लाख, और तीसरा स्थान है। और कुल पशुधन का प्रतिशत है 0.06%, और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं जालौर और बाड़मेर में, और सबसे कम पाए जाते हैं डूंगरपुर में। इसके बाद में है बकरी। बकरी की बात करें तो इसकी संख्या है 208.40 लाख, और भारत में पहला स्थान है बकरियों की संख्या में राजस्थान का। ठीक है, तो अब तक देखिए पहला स्थान ऊँट में भी है, पहला स्थान है गधों में, और पहला स्थान है बकरी में। ठीक है, ये पाई जाती है बाड़मेर और जोधपुर में, और ये कवर करती है 36.69 पशुधन का परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बकरियों का ही है, और ये धौलपुर में सबसे कम पाई जाती है। भेड़ों की बात करें तो इनकी संख्या है 79.04 लाख, और चौथा स्थान है ये भारत में चौथा स्थान है, और 13.92% कवर करती है पशुधन का। बाड़मेर और जैसलमेर में ज़्यादा पाई जाती है भेड़, और बांसवाड़ा में सबसे कम पाई जाती है। इसके बाद में सूअर की बात करें तो 1.55 लाख है, 17वां स्थान है, 0.27% कवर करते हैं। जयपुर और भरतपुर में है सबसे ज़्यादा सूअर, डूंगरपुर में है सबसे कम। तो कुल पशुधन की बात करें तो ये है 568.01 लाख। ठीक है, ये डाटा ध्यान रखना है, 568.01 लाख। और भारत में पशुधन के हिसाब से दूसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा राज्य में सर्वाधिक पशुधन है बाड़मेर में। तो भारत की 20वीं पशुगणना की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार पशुधन में 1.61% की कमी आई है। ठीक है, ये तो जो है 20वीं, तो इसमें पशुधन की संख्या में कमी आई है कितनी, 1.61%। वर्तमान में प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या है 829, और पशु घनत्व है 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। पशु घनत्व कितना है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी बंगाल में 15%, और झारखंड में 25%, बिहार में 25% बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजस्थान में जो है 1.61%, उदयपुर में 4%, और मध्य प्रदेश में 4.4% पशुधन कम हुआ है। तो कमी आई है राजस्थान में, कितनी आई है, 1.61% की कमी आई है। 20वीं पशुगणना 2019 के आंकड़ों के अनुसार पशु संसाधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।